हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? ये वाला कर लिया था हम लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी वाला पूरा पार्ट। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा पढ़ लिया था हमने कि बच गया था अलाउद्दीन खिलजी का कुछ? बताओ बताओ। पढ़ लिया था, सारा पढ़ लिया था हमने। जस्ट सेकेंड, किधर गए नोट्स? हम्म ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे बाजार सुधार। ठीक है, एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं कल हमने क्या किया था। पूरा शुरू से नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल बेसिकली हमने बात करी थी, कहाँ से शुरू कर दिया था हमने अपना? हमने मुस्लिम इन्वेजन से शुरू कर दिया था। आज वो मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं, या मुस्लिम इन्वेजन तो परसों हो गया था। कल हमने बेसिकली कहाँ तक ले गए थे हम बात को? यस, दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे जहाँ हमने सबके बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श भी इनको कहा गया। क्यों कहा गया भाई लाख बख्श, बताओ आपको? एग्जाम कैसे जा रहे हैं आपके? ठीक जा रहे हैं? कल किस चीज़ का था? अच्छा, और अब कब है? 24। ठीक है। हाँ जी, इनको लाख बख्श क्यों कहा गया था? हम्म हाँ, ठीक है, मतलब ये जो चैरिटी होती थी, ठीक है, चैरिटी में लगभग लगभग लैख ऑफ रुपीज ये खर्च कर देते थे जस्ट फॉर चैरिटी पर्पस। ठीक है, ही बिलोंग्स टू मामलुक, मामलुक डिनेस्टी। ठीक है, कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? मामलुक डिनेस्टी से ये बिलोंग करा करते थे। उसके साथ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें पाई गई थी इनके बारे में, क्या क्या पढ़ा था हमने? इन्होंने एक और चीज़ बनाने की कोशिश करी थी, दैट इज, हाँ, कुतुब मीनार बनाया, कुवत उल मस्जिद। ठीक है, और क्या क्या बताया था मैंने? यस, 2.5 दिन का झोपड़ा। यस, और स्टार्ट ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने करने की कोशिश करी थी। इंडिपेंडेंट हुए थे ये कि नहीं हुए थे? नहीं थे। 1206 में इन्होंने अपना राज्य शुरू किया था। ठीक है, एंड शुरू में ये कैसे एक्ट कर रहे थे? एज अ गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी। शुरू शुरू में ये एज अ गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी एक्ट करा कर रहे थे। लेटर और बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत अपना खुद का राज्य भी चलाने लगे थे। हाँ, मतलब लगभग लगभग दीवाने अर्ज तब तक वो टर्म नहीं हुआ करती थी, मतलब सेम लेवल का पोजीशन दे रखी थी। नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। दीवाने अर्ज जो है वो इसके बाद आएगी, क्योंकि टर्म ना वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ज्यादा फेमस होते हैं दीवाने अर्ज। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक का समझ आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप आ जाओ, कौन था दूसरा वाला व्यक्ति हमने? है, हाँ, आराम शाह, बट वो रहा नहीं। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, क्या था इल्तुतमिश के बारे में, क्या क्या पढ़ा था? हाँ, सन इन लॉ हुआ करता था किसका? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। हाँ, इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें करी थी इन्होंने? सबसे पहले तो कैपिटल को शिफ्ट की थी, कहाँ से? लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, आप भी देख लेना, इन्हें नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, बट जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, इन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। वो थोड़ी स्पीड में हो रहा है तो इसलिए थोड़ा वो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम होता क्या था कि भैया जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको सैलरी देने की बजाय आप उनको क्या दे देते थे? लैंड दिया दिया करते थे। और वो जो लैंड होती थी, क्लियर, वो जो लैंड हुआ करती थी उस पर वो अपना पूरा प्रॉपर रूल करा करते थे, मतलब वहाँ से टैक्स भी लेते थे, उस जगह के लिए आर्मी भी बना के रखते थे।
बेसिकली पूरा का पूरा जमींदारी टाइप ऑफ सिस्टम था। ठीक है, चलो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दो चीजें निकाली थी, क्या कॉइन्स निकाले। सिल्वर कलर के कॉइन को हमने क्या बोला था, टंका, और कॉपर के क्या, यस, जितल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका रजिया सुल्तान, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, इसके बाद वालों में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सीधा आ जाते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक। नहीं सॉरी, गयासुद्दीन बलबन, सॉरी, हाँ गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इनके टाइम पे एक और चीज़ थी, इन्होंने चलंगनी बनाई थी, हाँ चालीसा बनाई थी। ठीक है, और इसी चालीसा में से एक व्यक्ति निकल के आया, कौन आपका, बलबन निकल के आया। ठीक है, बलबन, हाँ बलबन जैसे ही आया, बलबन ने सबसे पहले किस चीज को बंद करा, बलबन ने चालीसा को ही बंद करा। ठीक है, कहीं ये लोग में से भी मेरे को कोई हटा दे। ठीक है, बलबन जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट रूलर हुआ करता था, और दो उसने पॉलिसीज लाई थी। कौन कौन सी पॉलिसी, मतलब दो चीज लाई थी वो, यस, सजदा करना चाहिए एंड पैबोस करना चाहिए। ठीक है, तो सजदा और पैबोसा, ये दो चीज लेके आया था कौन, आपका बलबन। क्लियर रहेगा ये बलबन के बारे में। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसी के टाइम पे जो आपका था एक दीवाने अर्ज करके, या दीवाने अर्ज करके एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। फिर आ जाओ आप किसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी। कुछ नहीं है उसके बारे में पढ़ने का, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया उसने जो लास्ट स्लेव डायनेस्टी का रूलर था उसको मारा और खुद यहाँ पर राजा बन गया। मेन है जो उसका बेटा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो ही वाज द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन एज वेल एज सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। ठीक है, इसी ने जलालुद्दीन को असैसिनेट करा, और इसका जो ओरिजिनल नेम था ये था अली गुरशब। ठीक है, क्या नाम है उसका असली, अली गुरशब। साथ साथ इनको टाइटल मिले हैं सिकंदर सानी, मतलब द सेकंड अलेक्जेंडर। और यूजुअली इन्होंने क्या करा था कि ही वाज, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सेकुलर था, बट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ये रिलीजन को बीच में नहीं आने देता था। ठीक है, इसकी जितने भी पॉलिसीज होती थी उसमें रिलीजन का फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा आपको। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो ही फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जब रिलीजन की बात आएगी देन ओनली ही फोकस ऑन रिलीजन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ज्यादातर फोकस किस पे करता रहा, जैसे 20 से 30 साल ही रही है ये पूरी डायनेस्टी। देख लो आप, 96 में स्टार्ट हुई और 1316 में खत्म हो गई। मतलब अलाउद्दीन खिलजी कितने साल रहा, बताओ टोटल कितने साल रहा वो, 20 साल रहा। ठीक है, 20 साल के अंदर आप देखो उसका बस एक ही एम था कि उसको ज्यादा से ज्यादा एरिया बस कॉन्क्वेस्ट करना है। तो वो इसी मिशन पे निकला हुआ था, वो साउथ पहुंचा हुआ था, देवगिरी पहुंचा हुआ था। आप देखोगे जितने भी हमने अर्ली मेडिवल किंगडम्स पढ़े थे उन सबकी नाक में दम किसने कर रखा था, अलाउद्दीन खिलजी। कभी मलिक कफूर का आप नाम सुनोगे, कभी किसी और वाले जनरल का नाम सुनोगे, तो हर एक लगभग डायनेस्टी के जो अंत था उसके पीछे किसका कारण था, अलाउद्दीन खिलजी का कारण था। जबकि 20 साल रहा, सोचो सिर्फ 20 साल में इसने इतना आतंक मचाया। अगर ये रह जाता 40-50 साल तो पता नहीं क्या कर जाता बेचारा। ठीक है, फिर इसने बोला कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब इस बेसिकली इस शब्द का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो राजशाही होती है उसे ये नहीं पता होता कि और राजशाही क्या है। ठीक है, साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज करी थी कि दाग सिस्टम लाए, चेहरा सिस्टम लाए, और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुश्त खराज करके एक नई पोस्ट बनाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा आया था, दाग सिस्टम आया था, चेहरा सिस्टम आया था, और मुश्त खराज आया था। ठीक है, ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, ये आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ऐसे रटने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई काम तो आएगा नहीं। हाँ, ये वाला है कि क्या क्या चीजें करी गई थी खिलजी के द्वारा, मेजर चीजें जो जो करी गई है खिलजी के द्वारा। फर्स्ट इज भैया रिलीजियस एंडाउटमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड को क्या करा गया था, कॉन्फिस्केट। जो भी लैंड ऐसे रिलीजियस पर्पज से दी गई है या फ्री दी गई है, ठीक है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, कन्फिस्केट कर दिया। साथ साथ जो स्पाई सिस्टम हुआ करता था, गुप्तचर प्रणाली, उसको भी थोड़ा सा चेंज करा। थर्ड इज वाइन कंजप्शन को पूरी तरीके से बैन कर दिया। मैंने बोला ना कि जब ये रिलीजन को फॉलो करने आता था ही इज वेरी कट्टर, ठीक है, वेरी रेडिकल टाइप ऑफ मुस्लिम। तो ये क्या करता था, क्योंकि आपने देखा होगा इस्लाम में शराब का सेवन करना वर्जित है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर वाइन कंजम्पशन को भी बैन कर दिया। फिर आता है नोबल्स फॉर बैन। अब क्यों नोबल्स को बैन किया गया, क्योंकि जो इन्होंने पिछले अपने
लाइफ में देखा कि भैया नोबल्स यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गैदरिंग्स, मतलब किसी की शादी है, किसी के घर में मुंडन है, किसी के बच्चे का जन्मदिन है, तो ऐसी गैदरिंग्स में नोबल मिलते हैं। बट लेटर ऑन मिलने के बाद वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, किसके खिलाफ, जो राजा होता है उसके खिलाफ प्लानिंग करते हैं। इन्होंने सीधा सीधा वो सोशल गैदरिंग्स ही बंद कर दी, और ये भी मना कर दिया कि नोबल्स आपस में मैरी नहीं कर सकते, मतलब जैसे नोबल्स होते हैं ना, एक दूसरे की बहन बेटी से शादी कर लेते थे या करा देते थे ताकि प्योर ब्लड वाला था, तो वो बंद करवा दिया। फिर आया मार्केट रिफॉर्म। इन्होंने क्या किया, जितनी भी कमोडिटीज थी, ठीक है, जितनी भी कमोडिटीज थी, कोई भी चीज़ अगर आपको मार्केट में मिल रही है, उनका प्राइस फिक्स कर दिया कि जैसे आलू जो है वो 20 रुपये ही मिलेंगे तो मिलेंगे, इसके पूरे कार्यकाल में आलू 20 रुपये किलो ही रहे। अब आप खुद बताओ, क्या आलू का प्राइस नहीं बढ़ा होगा, एक्चुअल में बढ़ा होगा भाई, उसकी सप्लाई उसकी डिमांड में चेंज आया होगा। बट अगर प्राइस फिक्स कर देंगे तो यार फार्मर को नुकसान होगा कि मतलब उसका फायदा होगा, नुकसान है। ठीक है, बस यहाँ पर यही होता था। अब इसके करने के पीछे कारण क्या रहा होगा, आप लोग बताओ थोड़ा, क्या कारण था कि इनको प्राइस फिक्स करने पड़ गए थे। यस, एग्जैक्टली, वो जो सैलरी देने की बात थी वहां पर थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। उन्होंने जो अपने सैनिक थे उनको ज़्यादा सैलरी नहीं देनी थी। अब होता क्या था, सैनिक डिमांड करते थे कि यार सैलरी कम दे रहे हो, हमारी सैलरी बढ़ाओ क्योंकि हम खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या करा कि सैलरी नहीं बढ़ाता बट तुम्हारा खर्चा कम करवा देता हूँ। पर इस ये करने की वजह से इनका जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, 3 तरह के मार्केट इन्होंने बनाए, कौन कौन से, मंडी, सरेअदल और मार्केट फॉर स्लेव्स। मैंने कल भी बताया था, मंडी किस लिए होता था, नॉर्मल फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए हुआ करता था। ठीक है, जो नॉर्मल फूड ग्रेन, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना, आज जो मंडी का कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था उस समय भी। सरे अदल, इट इज लाइक अ बिग मॉल्स, ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, लग्जरी आइटम्स मिलेंगे। और तीसरा होता था मार्केट फॉर स्लेव्स, हॉर्स एंड कैटल। ठीक है, तो ये तो मार्केट रिफॉर्म किया था भाई। अगले जो 2-3 राजा हैं उनको देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इनके बारे में बस आपको जानना है। पानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट, अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो मलिक कफूर था वो बेसिकली क्या बन गया था, एक तरीके से सबसे प्रोमिनेंट नोबल बन गया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्लोज थे। तो सबसे ज़्यादा दुख अलाउद्दीन खिलजी की मौत का इतना तो उनकी बीवी को नहीं हुआ जितना मलिक कफूर को हुआ था। ठीक है, सो मलिक कफूर एंड अलाउद्दीन बहुत क्लोज होने के कारण, तो जब अलाउद्दीन की डेथ हुई तो मलिक कफूर मतलब ने थोड़ा उसको ज़्यादा बुरा लगा, और उन्होंने फिर शियाबुद्दीन जो कि 6 साल का बच्चा था उसको गद्दी पर बिठा दिया, और एज उसका क्या बन गए, वो बनने लग गए कि रीजेंट बनने लग गए। और साथ साथ उन्होंने मुबारक खान को इम्प्रिजन कर दिया। कबूर जरी जो कफूर था उसको बाद में जो बाकी नोबल्स थे उन्होंने फ्री कराया, सॉरी उसको मार डाला, और जो मुबारक खान था उसको फ्री कर दिया। लास्ट जो रूलर रहा है आपका खिलजी डायनेस्टी का वो था खुरसो खान, एंड इन्हें असैसिनेट किया था गाजी मलिक ने, जो कि गवर्नर थे दीपलपुर के। ठीक है, और लेटर ऑन जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी का भी स्थापना करी थी। सो अब चलते हैं तुगलक डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी की जब आप बात करोगे तो ओरिजिनल व्यक्ति जिसने मारा था गाजी मलिक, अभी मैंने बताया ना गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक कहाँ का गवर्नर था, दीपलपुर का आपका गवर्नर हुआ करता था। ये जो दीपलपुर का गवर्नर था इसने मारा किसको, कौन था, खुसरो खान को मारा, और क्या बना दिया इसने, तुगलक डायनेस्टी। ये जो गियासुद्दीन तुगलक है ये इसने टाइटल बाद में पहना। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक से पहले से क्या बोला जाता था, गाजी मलिक। अनफॉर्चुनेटली ये एक एक्सीडेंट में मरे थे, एंड हिज सन जौना खान सक्सेडेड हिम। ठीक है, जौना खान यानी कि कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझ सकते हो, known for his ambitious but often impractical policies.
मैं आपको रियली बताऊं कि इनकी पॉलिसीज अगर आप पढ़ोगे तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज लगेंगी। मतलब ही वॉज अ विजनरी पर्सन। विजनरी पर्सन का मतलब पता है आप लोगों को, कि हु थिंक्स बियॉन्ड हिज टाइम, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहा हो। ठीक है, ऑल्दो इनकी जो पॉलिसीज थी, आप जब पढ़ोगे इनकी पॉलिसीज को, दे वर वेरी विजनरी बट वेरी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, बट नॉट सुटेबल फॉर दी प्रेजेंट। ठीक है, इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो उस समय के काल के हिसाब से सुटेबल नहीं लगी लोगों को, इसलिए इनकी कई पॉलिसीज को क्या बोला गया, इम्प्रैक्टिकल बोला गया। जैसे इनका एक डिसीजन था कि चलो यार कैपिटल चेंज कर देते हैं, और पूरी कैपिटल उठा के कहाँ से, दिल्ली से किधर ले आए, नीचे की तरफ ले आए थे, देवगिरी की तरफ ले आए थे। उस पूरे ट्रैवल में आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि सोच क्या थी बताओ, सोच क्या रही होगी इसके पीछे? सोच ये थी कि भैया जो साउथ के किंगडम्स है उनको दिल्ली से बैठ के कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं साउथ से बैठ के करूंगा। बट जब साउथ पहुंचे तो कहाँ से लोगों ने अटैक करना शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट से अटैक करना शुरू किया। फिर ये साउथ से ऊपर भागते थे, तो ये ऊपर नीचे में बेचारे थक जाते थे। और इंडिया कोई छोटा सा देश तो है नहीं, ना उस समय कोई वो चल रही है, एरोप्लेन चल रहे हैं कि प्लेन में फुटक करके बैठे और टपक करके पहुंच गए। तब तो पैदल ही आना पड़ता था, पूरा घोड़ों लौरा लश्कर लेके पूरा चलना पड़ता था, और वो पूरा लेके चलने में ही आपको महीनों लग जाते थे। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रिंस जॉन acceded द थ्रोन एज द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे इन्होंने टाइटल ले लिया। अब इनकी मिलिट्री कैंपेन्स देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री कैंपेन्स। इनकी अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हुए थे, फिलॉसफी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी। आप ये बोल सकते हैं ही वॉज काइंड ऑफ अ वेरी लिटरेट रूलर। ठीक है, जैसे अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अब आई नो शायद आप लोगों को याद ना हो, बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ। मैंने एक फिलोसफर किंग की बात करी थी पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो अर्ली मिडिवल किंग्स थे, जिसे फिलोसफर किंग बोला गया है, और उसने टाइटल भी लिया था द ग्रेट बोर का। दो टाइटल थे, एक तो फिलोसफर किंग बोला जाता था उसे, और दूसरा द ग्रेट बोर, भोज। फिलोसफर किंग किसे बोला जाता था? फिलोसफर किंग भोज को बोला गया। यस, द ग्रेट बोर जो था, ग्रेट बोर मैंने बताया भी था ना, ग्रेट बोर क्या था, ऐसा टाइटल मिला था उन्हें, द ग्रेट बोर, दैट इज अमोघ वर्षा। ठीक है, याद करते रहना इन चीजों को थोड़ा थोड़ा। चलो, सो यहाँ पर अब कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, रुक जाओ मैं जरा ये खोल लेता हूँ। इनके बारे में तो पता लग ही गया होगा। हाँ, ओके, एमबीटी है आपका कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक की जब आप बात करोगे, इनका जो कार्यकाल है वो है कब से कब तक, 1325 से लेकर 1351 तक इनका जो है आपको कार्यकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको कभी कभी ना एज अ मिक्सचर बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ जीनियस एंड मैडनेस। वाई? क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से इनकी जो भी पॉलिसीज हुआ करती थी, देवर बियॉन्ड हिज टाइम। एंड मैडनेस क्यों? क्योंकि एक बार इनको जो डिसीजन लेना है तो लेना है। ही वॉज वेरी जिद्दी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट कभी कभी इनकी जो भी पॉलिसीज होती थी, दे वर वेरी इनप्रैक्टिकल इन नेचर। क्लियर? तो ये तो था इनके अंदर एक थोड़ा सा मिक्सचर। अब इनकी जो राजपाट है,
या वो इतना फेमस क्यों नहीं हो पाया, या व्हाट वाज द फेलियर, ठीक है, जो कि फेलियर रहा है किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो सबसे पहली चीज, देयर वर नो डायरेक्ट कंट्रोल, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वैसे वैसे लिखते रहना। नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मिंटिंग, ठीक है, मतलब इनके टाइम के ऊपर इन्होंने जो नए सिक्के, या इन्होंने एक चीज स्टार्ट करी थी, पेपर करेंसी भी इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। याद रखना, कागज के जो नोट होते थे, आप सोचो उस समय पे कोई व्यक्ति सोच रहा है कागज के नोट लाने की, तो सोच रहे ये जो पेपर करेंसी लाने का जो लॉजिक था, ये कितना अपने समय से कितना आगे था, बताओ। आप खुद सोच सकते हो कि कितना आगे की सोचा करता था ये व्यक्ति। अब ये क्यों करना चाहता था भैया, मिंटिंग के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था, तो इसको अपने पूरे राजपाट में काउंटर फिटिंग बहुत ज्यादा मिली। काउंटर फिटिंग क्या होती है, किसी को पता है? काउंटर फीडिंग, इसे बोला जाता है नकली नोट बनाना, ठीक है। तो काउंटर फीडिंग मतलब नकली करेंसी बनाना। जो भी लोग हुआ करते थे वो घरों में ही अपने क्या बनाने लग गए थे, सिक्के बनाने लग गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ करता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक की इकोनॉमी को लॉस होता था। एंड जो यहाँ पर क्या होने लग गया कि भैया इनको फिर बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ गए। जैसे इन्होंने स्टार्ट करी क्या, टोकन करेंसी, इसको याद रखना। ये चीज याद रखना, किस चीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, टोकन करेंसी, ठीक है। टोकन करेंसी में इन्होंने किस किस के, ब्रास के, ठीक है, एक तो ब्रास का और एक कॉपर का, ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स निकालने इन्होंने शुरू किए, ठीक है। क्या निकालने शुरू किए, ब्रास एंड कॉपर कॉइन। ब्रास एक मिक्सचर होता है, इसमें टिन होता है और दूसरा एक और चीज होती है, मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है कॉपर और टिन, कॉपर पता नहीं कॉपर का है, पर हाँ कॉपर होता है उसमें से, और टिन भी होता है इसमें, मतलब मैंने एक टाइम पे पढ़े थे ये साइंस में ना। ये इट इज अ अलॉय, मिक्सचर होता है दो तीन चीजों का मिला के, मैं बता दूंगा आपको, कल बता दूंगा अगर ऐसा होगा तो, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो इन्होंने क्या किया था, ब्रास और कॉपर कॉइन ला दिए थे, किनको एक्सचेंज में, गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में ये लेके आ गए थे, क्या, ब्रास और कॉपर कॉइन। अगला यहाँ पर देखोगे कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, दौलताबाद, ठीक है। कहाँ पर ले आए थे, दिल्ली से दौलताबाद ले आए थे कैपिटल को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये इतना लिखा, कॉमा, बट लेटर ऑन मूव्ड बैक। लेटर ऑन मूव्ड बैक, ठीक है, लिख दिया। समझो इस चीज को क्या कह रहा है कि भाई दिल्ली से दौलताबाद आए हम, और दौलताबाद के बाद इन्होंने वापस क्या कर दिया, दौलताबाद से वापस दिल्ली जाने का फैसला कर दिया। तो अपने कार्यकाल में मोस्ट ऑफ द टाइम तो बेचारा घूमता ही रहा, कैपिटल उठाए उठाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि इन्होंने क्या किया था, इनका जितना भी एम्पायर हुआ करता था उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब डिवाइड किस वे में किया है, जो पूरा एम्पायर है उसको डिवाइड किया है प्रोविंसेस में, एंड उन प्रोविंसेस में किसको अपॉइंट किया है, गवर्नर्स को। अब आप देखो, जब भी प्रोविंसेस में गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो दो चीज होती है वहां पे, इधर कोई बहुत बड़ा नोबल को इनको अपॉइंट कर रहा होगा, या सेकंड इन्होंने अपने किसी ना किसी प्रिंस को अपॉइंट किया होगा, ठीक है। तो अब ये जो गवर्नर अपॉइंट करने की प्रथा थी, इसकी वजह से इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही सरल हो गया था, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब होता क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा ठीक हुआ, और कोई भी दिक्कत होती थी वो इजिली सॉल्व हो जाया करती। नेक्स्ट, इस टाइम पे उन्होंने टैक्सेशन क्या क्या लगाया, तो टैक्स लिखे उनके,
ही इंक्रीज्ड टैक्सेशन इन गंगा दोआब रीजन, गंगा जमुना दोआब रीजन, जमुना बोल रहा हूँ, यमुना, गंगा यमुना दोआब रीजन। दोआब क्या होता है पता है आप सबको? दोआब बेसिन नहीं, दो नदियों का बीच का पॉइंट दोआब होता है पक्का। लीवी क्या होता है? लीवी आज क्या बोलते हैं अपने, लैंड फॉर्म्स पढ़ लिया आप लोगों ने? लैंड फॉर्म्स पक्का, इरोजनल डिपोजिशनल। क्रीक क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। अरेते, अरेते, ARETE। अगर इरोजनल लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं तो अरेते, क्रीक, हॉर्न, हैंगिंग वैली, यू शेप वैली, वी शेप वैली, ये तो सुना होगा। हाँ वो तो होते ही हैं, मतलब मेन जो आता है उसमें ये आता है, क्रीक आता है, हॉर्न आता है, अरेते आता है। चलो ये तो हो गए। ड्रमलिन, सुने सुने लग रहे हैं शब्द। मतलब आप सब किस भरोसे बैठे हो क्या कि अपने हिसाब से करते रहोगे? क्लास का भी कुछ याद रख लिया करो यार, इंपॉर्टेंट है क्लास की चीज़ें याद रखना। कभी कभी क्लास में ध्यान दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जो किताबों में है वो तो मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है देवी और सज्जनों, है ना, देश की जिम्मेदारी लोगे आप लोग ऐसे? बताओ। हाँ जी। देश तुम्हारे बिना भी तो तुम्हें क्यों बनना है फिर सरकारी अफसर? ओह वेरी गुड, ये पता होना चाहिए क्यों बन रहे हैं। तो घूस वूस खाओगे कभी जिंदगी में? गुड आंसर यार, वेरी गुड आंसर। कोई देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, इन्होंने देखो रिवाइव्ड अब्बास, ही रिवाइव्ड अबवब्स। अबवब्स होता क्या है वो सुन लो। अबवब वाज सेस। याद करो कुछ टाइम पहले मैंने आपको दो टर्म बताए थे, सेस एंड सरचार्ज। हाँ टैक्स ऑन टैक्स। हाँ मैंने बोला भी था कि यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको अभी, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट आप लोग अपने इनसे सर्च मार सकते हो। मारा था किसी ने सेस ऑन सेस, सॉरी टैक्स ऑन टैक्स। यार अच्छी चीज़ें जो बताता हूँ तो तुम करते नहीं हो यार, फिर ऐसे मज़ा नहीं आता है, चीटिंग लगती है मुझे। कुछ तो करो, ये वन साइडेड एफर्ट कब तक रहेगा ये? मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ करो। हाँ भाई देवी जी, सेस और सरचार्ज के टाइम पे तो थे आप, जहाँ तक मुझे याद है। क्या होता है डिप्लोमेट साहब? हैं? अरे हिंदी में याद हो जाओ, आई सर्च इट। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ ली वो बहुत बड़ी बात है, हिंदी में कहाँ से याद रखूंगा? अरे यार नेट नहीं चलता क्या? क्या नेट नहीं चल रहा है मेरा? उपकर, उपकर, ठीक है उपकर। और ये अधिभार, उपकर और अधिभार या अधिशुल्क, हिंदी में भी बेटा ने सेस और सरचार्ज ही बोला जाता है वैसे तो इकोनॉमी में। चलो छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। बेसिकली सेस का मतलब होता है कि मान के चलो आपने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया, जैसे 100 रुपए का सामान खरीदा, इस पे 10% टैक्स था, तो टैक्स में कितना गया? 10 रुपये गया। अब आप सेस लगाते हो
तो 10% आपने सेस और लगा दिया मान के चलो, तो ये इस पे नहीं लगेगा, इस वैल्यू पे नहीं लगेगा, सेस हमेशा लगता है जो टैक्स की वैल्यू आई। तो 10 रुपये का 10% कितना आएगा, 1 रुपये। तो टोटल कितना देना पड़ेगा इसको, 11 रुपये। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा है, समझे, ये टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर हुआ। और इन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या बोला जाता था, अबवाब्स। ही रिवाइव्ड अबवाब्स, लिख लो, ही रिवाइव्ड अबवाब्स एंड इंट्रोड्यूस्ड ठीक है, ही रिवाइव्ड अबवाब्स एंड इंट्रोड्यूस्ड, 3 तरह के टैक्स इन्होंने लगाए हैं। घड़ी, GHARI, घड़ी, घड़ी नाम से कुछ कुछ समझ तो आ ही रहा होगा कहाँ के लिए होगा ये टैक्स, घड़ी घड़ी। गुड। हाउस टैक्स, लिख दिया। दूसरा देखो, चरई, चरई किस चीज के लिए होगा सोचो। हाँ, एनिमल्स, मतलब चरई क्या होता है, यस, पैस्चर, पैस्चर टैक्स। और फिर यहाँ पर इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोई, दीवान ए कोही, दीवान -E-KOHI, दीवान ई कोही। ये किस चीज के लिए था, इट इज फॉर एग्रीकल्चर, दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज फॉर, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए था। अगला लिखो, इनकी मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ इन्होंने सक्सेसफुल रहे, कहाँ कहाँ अनसक्सेसफुल रहे। देखो, इन्वेजन ऑफ बंगाल करा तो अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। खुरशॉ का एक्सपेडिशन करा तो इन्होंने खुरशॉ को इन्वेड किया था, लेकिन बाद में उस आइडिया को अबेंडन कर दिया। इसके बाद इन्होंने 2-3 जगह और एक्सपेंशन या एक्सपेडिशन करी, जैसे इसमें नहीं लिखा है, कुराचिल। कुराचिल कौन सी जगह थी, ना कराची नहीं बेटा, कुराचिल, QARACHILL, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। कुराचिल एक ट्राइब हुआ करती थी, या कराचिल एक ट्राइब हुआ करती थी कुमाऊं साइड में, ठीक है। तो उस ट्राइब पे इन्होंने अटैक किया था, ठीक है। तो इसको लिख द, लॉन्च्ड एन अटैक अगेंस्ट कराचिल ट्राइब इन कुमाऊं हिल्स। और जो मैंने आपको ये वाला इन्वेजन ऑफ बंगाल बताया इन 1324, दैट इट वाज अनसक्सेसफुल, आप ये मान सकते हो, इट इज नॉट ऐसे कि गया, लड़ने गया और सीधा हार के आ गया, ठीक है। ये वहां पर गए, लड़े, जीते, बट वहां पर उसको स्टैब्लिश करके नहीं रख पाए, ठीक है। और बाद में जो बंगाल के लोग थे उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स को अपनाया। सो लेटर ऑन क्या हुआ, ये अनसक्सेसफुल हो गया था। तो अगर आज हम वैसे देखें थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से, तो हमारे हिसाब से तो अनसक्सेसफुल ही है, बट अगर आप प्रेजेंट डे में देखते हैं तो इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुल, लेटर ऑन क्योंकि वहां पर वीक कंट्रोल रहा उसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो गया। क्लियर, कहानी के तौर पे याद रख लेना कभी अगर पूछ लिया जाए। सो और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, डाइड इन थाथा ड्यूरिंग सिंध कैंपेन। तो सिंध पे जा रहे थे, सिंध पे अटैक कर रहे थे, थाता नाम की जगह पर इनकी डेथ हो गई थी, लिख लेना THATTA, थाथा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं आपके फिरोज शाह, 51 से लेके 88 तक।
ओके इनका जो टाइम पीरियड था उसको फिर भी वेरी पीसफुल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड रूल माना गया है। पीसफुल क्यों माना गया? क्योंकि अगेन आप इनसे पीछे आपने भी एमबीटी को देखा, एमबीटी का जो पूरा रूल रहा है भाई, कभी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कभी कोई कॉन्क्वेस्ट के लिए पीछे भाग रहा है, कभी कोई एक्सपेडिशन करने लगे पड़े हैं। तो उनका जो पूरा का पूरा रूल था वो थोड़ा सा ना हरी में निकला है, मतलब एक थोड़ा रश में था है? हाँ बहुत पढ़ा लिखा था, बोल तो बताया तो मैंने, बहुत जीनियस था, शुरू में ही बताया था मतलब आपको कि उनकी जो पॉलिसीज थी देवर बियॉन्ड टाइम। टोकन करेंसी निकालना है, हाँ, इसलिए तो उसकी किस्मत खराब रही, आप ये कह सकते हो। देखो मतलब टोकन करेंसी निकालने की सोच लेना, पेपर करेंसी के बारे में ध्यान ले आना, तो ये अपने समय से आगे की ही तो बात है। उस समय राजाओं को नहीं पता था पेपर करेंसी क्या होती है, टोकन करेंसी क्या होती है। सबको लगता है सोने के सिक्के होते हैं और कॉपर के, वो सोने के और सिल्वर के होते हैं। बट जब उसने देखा कि काउंटरफेट होने लग गई तो उसने फिर किसके निकालने लग गया वो। हम्म, नहीं नहीं, तो सोने और चांदी के सिक्कों में तो काउंटरफेट हो रही थी, उसी की तो नकली सिक्के बन रहे थे, तो उन्होंने टोकन करेंसी निकाली। हाँ कॉपर और ब्रास का, बट उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ ना। उनके जितने डिसीजन थे उन्हें वापस लेने पड़ गए क्योंकि मार्केट को समझ ही नहीं आया, नोबल्स के पल्ले ही नहीं पड़ा। भैया अगले दिन को आपके हाथ से जो ये नोट होते हैं, वैसे तो यार बहुत बहुत टाइम हो गया नोट गिने। लास्ट कब थे आपके पास नोट? आप लोगों के पास तो रहते होंगे हैं? यूपीआई जी, लास्ट कब थे आपके पास ऐसा करके नोट, कब गिने थे? सुबह ही गिने थे, वाह। कितने गिने थे ऐसे? कितने गिने थे ऐसे? वाह, 500 के 4 कि 100 के 20? अब मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को पता है महीने में सिर्फ एक ही दिन नोट गिनने को मिलते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता लगता। मैं लेता हूँ, मैं जाके घर पकड़ा देता हूँ मम्मी को, तो सारे तो वहाँ चले जाते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो बच जाते हैं। क्या, पर ऑनलाइन में खर्चा बहुत होता है यार, एकदम जाओ पटक करके आए। इसमें नोट जाए तो इंसान रोक ले अपने आप को कि भाई मत कर, ऑनलाइन में रोका ही नहीं जाता। आप लोगों के साथ हुआ है यूपीआई आने के बाद खर्चा ज्यादा हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डिले कर जाऊं तो आई जस्ट अबॉर्ट द प्लान। नहीं नहीं, इवेंचुअली तो खर्चा होगा, जो नेसेसरी खर्चा है वो तो होगा भाई, जैसे आलू वालू लाया वो तो होगा। मैं बोल रहा हूँ जो अननेसेसरी खर्चा होता है, समझ रहे हो, अननेसेसरी खर्चा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपए का नोट खुला हुआ नहीं है, चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी का 1 साल के लिए फ्री है, उसमें क्यों आपने लिया हुआ? नहीं नहीं यार, मेरा तो, मैं तो शुरू में तो यूज़ करता था मैं चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं है। तो अब 1 साल तो फ्री रहेगा वो। अब जब तक आएगा तब तक हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो तब तो हमें लेना ही पड़ेगा, तब सीधा प्रो वाला लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है यार चैट जीपीटी, कसम से बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ मिली मेरे को भाई, क्या बनाती है भाई चैट जीपीटी। अगर आप लोग अपनी तैयारी में चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ खो रहे हो भाई, बहुत कुछ। काश हमारे टाइम पे होता, हम तो भम्बू बना देते यूपीएससी का। है, चैट जीपीटी का प्रो वाला यूज़ करो बेटा, फ्री वाला नहीं। बाकी भी, हाँ देखो यार, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो जो बाकी ना करे। कोई भी, सभी सेम रिसोर्सेज को आप कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो। देखो चैट जीपीटी सबके पास होगा, सब उसको कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तुम उसको पीवाई क्यू एनालिसिस के यूज करो। तुम उसको कंटेंट मेकिंग में डीप जाके बोलो कि भैया मेरे को हर एक टर्म बता, हर एक कोड बता, हर एक ये बता, क्वेश्चन ट्रैकिंग करनी शुरू करो, आइडियाज तो 10 दे दूं मैं तुम्हें। बाकी लोग कैसे यूज करेंगे यार, मेक अ शॉर्ट नोट ऑन क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, यही तो करेंगे, बताओ। वो कहते हैं ना कि दिमाग सबके पास दिया है भगवान ने, पर हर कोई चला नहीं पाता, चलाने वाले बनो। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, एक बार करके देखो पीवाई की ट्रैकिंग वगैरह जो मैं समझा रहा हूँ। सोर्स ट्रेसिंग कहाँ से आया है, एनसीईआरटी के, मतलब फोटो खींच के डालो और उसमें से बताओ कि कौन सा कहाँ पर आया है, कौन सा सवाल था, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
ये तक पूछ सकता है कि भाई मुझे बेसिक में समझा कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, क्या ट्रिक लग सकती है जो आप नहीं देख पा रहे, वो चैट जीपीटी देख के बता देगा। तो बहुत सही चीज़ है भाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, पीछे क्यों रह रहे हो। किसी को नहीं आता यूज़ करना तो यूज़ करना सीखो। आपको पता है बहुत सारे एआई ऐप बना दिए हैं यूपीएससी के, मतलब जितने भी टीचर वगैरह, जैसे एक है पढ़ाई एआई करके, वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में चैट जीपीटी ही यूज़ कर रहा है प्रॉपर। अपना आंसर लिख के दो चैट जीपीटी को, उसको प्रॉम्प्ट दो कि मैं कंसीडर यू एज द यूपीएससी टीचर एंड एनालाइज माय आंसर ऑन द बेस्ड पैरामीटर्स। हाँ देखो, मतलब मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे एक बहुत बढ़िया कोट थी, इट इज द फायर दैट कैन गिव यू वार्मथ एंड इट इज द फायर दैट कैन बर्न योर हाउस डाउन। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ फायर, इट इज हाउ यू यूज इट। ठीक है, सो हाउ वाइजली यू आर यूजिंग इट, दैट इज समथिंग। यू कैन से दैट, बट हम उसको बिल्कुल कंफर्मिटी से भी नहीं बोल सकते। अप्रीहेंशन आप कर सकते हो कि भाई वो डिस्ट्रक्शन के ऊपर पड़े हुए हैं। देखो, मिलिट्री डेवलपमेंट कह सकते हो कि हाँ वो डिस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहा है, बट जैसे चैट जीपीटी वाली चीज हो गई, ठीक है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब भी तो उन्होंने ही बनाया। ठीक है, किसी को पता है इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने क्या कुछ कुछ बनाया, कुछ याद है? जो जोड़ो, अच्छा जोहो, ठीक है। और यूएसबी किसने बनाई है, यूएसबी क्या नाम था उनका? पता था आप लोगों को? अच्छा, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, पक्की बात है? चलो ये तो याद है एटलीस्ट। हु कॉइन्ड द टर्म एआई? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? नो ऑप्शन। ये तो बेसिक चीज है बेटा, कॉमन सेंस में ऑप्शन नहीं होने चाहिए। चैट जीपीटी इतने टाइम से देख रहे हो आप लोग, अब अगर तुम बोलोगे कि ए के बाद क्या आता है उसमें ऑप्शन दो, तो यार ये तो गलत है ना। है कुमार? नहीं, बाढ़ नहीं है। बाढ़ पहले गूगल का हुआ करता था। अच्छा, गूगल का जीपीएस है। यूरोप में क्या चलता है नेविगेशन सिस्टम? इंडिया का जीपीएस सिस्टम कौन सा है? नाविक। कितनी सैटेलाइट है? 10-12 में, बहुत बढ़िया। कितनी सैटेलाइट है पहले तो ये बताओ, किस किस को नाविक नाम पता ही नहीं था? नाविक सुना है? नाविक, नाविक सुना है? क्या है नाविक? पता, ये भी नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता कर लेना। 7 सैटेलाइट होती है उसमें, 4 जियो, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस। ठीक है, चलो लेट इट बी। हाँ, इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक थी उसकी बहुत सारी जितनी भी हार्श पॉलिसीज हुआ करती थी उनको कम किया। एंड ध्यान रखना, ये जो मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक है, ही वाज कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सारे लोग बेटा समझ लेते हैं, ही वाज नॉट द सन ऑफ एमबीटी, ही इज द कजन ऑफ एमबीटी। ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा बस उस पर नजर डाल लो आप लोग। ये लो, टैक्सेशन सिस्टम आप देख सकते हो, या उससे पहले सुनो, हेरिडिटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये डालो हेरिडिटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो नोबेल थे, मतलब जितनी भी नोबेलिटी वाली पोजीशंस थी, जितने भी बड़े बड़े नोबल्स हुआ करते थे,
नोबल एंड, इसको ऐसे लिखना, मिलिट्री पोजीशन वर बिकेम हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटरी बना दिया गया था। मतलब अब जिस पर्टिकुलर एरिया का नोबल है कोई, उस एरिया में नेक्स्ट नोबल कौन बनेगा, उसी का बेटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था, सोल्जर्स वर पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू, सोल्जर्स वर पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू वजेहा, सोल्जर्स को क्या दिया जाता था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू या असाइनमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वजेहा। क्लियर, वजेहा कहा जाता था जो भी सोल्जर्स को आपका मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे इरिगेशन में इन्होंने टैक्सेस को कम किया था, साथ साथ नई क्रॉप्स लगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो रिड्यूस टैक्सेस, अगला लिखना, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म करके लिखना। ठीक है, ऐसे लिखना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हेडिंग डालना, इसकी हेडिंग डालना एग्रीकल्चर रिफॉर्म बेटा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। आत्ममंथन, क्या मतलब होता है आत्ममंथन का, है इंट्रोस्पेक्शन, गुड वन, इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हो आप, सम सॉर्ट ऑफ मतलब नॉट एग्जैक्टली। हाँ जी, आत्ममंथन हिंदी वाला ही बता दो, मतलब क्या होता है, मैं कौन सा इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आत्ममंथन का मतलब क्या होता है। खुद को चाह लेना, अच्छा जान लेना, ये तो खुद कुछ ही लग रहा है, खुद की जान लेना। पुनर्जन्म, वेरी गुड, ग्रेट एनालॉजी। आत्ममंथन में भी आप अपने आप की जान ही ले लेते हो, क्योंकि आप अपने आप को जान गए तो फिर आप बदलोगे, जब आप बदलोगे तो आप एक नया व्यक्तित्व बन के उभरोगे। तो ठीक हो, पहला पहला लिखो इसमें रिड्यूस टैक्सेस, तो टैक्सेस तो इन्होंने कम कर ही दिए। ठीक है, उसके साथ साथ लिखना है यहाँ पे इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स, इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स, कंस्ट्रक्टेड इरिगेशन canals, constructed irrigation canal, impose water tax। ठीक है, और ये वाटर टैक्स जो हुआ था उसका नाम लिख लो ब्रैकेट में, हके ए शराब, HAQUE, HAQUE हके, हाइफन करा के आई लगाना, ए शरब, SHARB, शरब। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम भी इसका बोला था हासिल ए शरब, तो हके की जगह हासिल लिख दो बस, HASIL, हासिल ए शरब। हाँ, हासिल ए शरब। ठीक है, शरब, SHARB। अगला देखो, इन्होंने बहुत सारी कनाल्स बनाई हैं, तो यमुना नदी के ऊपर बनाई है हिसार कनाल। आप नहीं लिख रहे देवी जी, क्यों, सुन रहे हो, हाँ लिख लेना, मतलब ये कैनाल वगैरह तो याद कर लेना। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर बनाया हिसार कैनाल, सतलुज के ऊपर बनाया घग्गर कैनाल। ठीक है, घग्गर कनाल। ठीक है, ये वो व्यक्ति था जिन्होंने कैश क्रॉप के कल्टीवेशन को प्रमोट किया था।
ठीक है, कैश क्रॉप पता है ना आपको क्या होती है? वेजिटेबल हो गया, गन्ना हो गया, टबैको हो गया, इस तरह की जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती थी उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स। तो उनके मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज किया या उनके कल्टीवेशन को एनकरेज करने की बात करी थी। नेक्स्ट आप देखो सोशल और वेलफेयर के लिए क्या क्या किया था इन्होंने। फॉर सोशल वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश दर उल शिफा, एस्टैब्लिश दर उल शिफा, ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, रुको, क्या है यहाँ पे? दर, दर उल शिफा, ठीक है। ये क्या है? एक हॉस्पिटल है इन दिल्ली, क्लियर। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर दूसरा जो है दीवान ए खैरात, तो दरुल सिफा दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने जो खैरात था फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, ठीक है, पुअर गर्ल्स की जो मैरिज कराने के लिए जगह बनाई गई, जिसे आज के समय होता है ना सामुदायिक विवाह, तो वैसा कुछ यहाँ पे करवाने की कोशिश करी गई थी। अगला लिखो बैंड मुस्लिम वुमेन फॉर वर्शिपिंग एट सेंट ग्रेव, ठीक है, ही बैंड मुस्लिम वुमेन फॉर वर्शिपिंग सेंट्स ग्रेव, तो जो भी आपके सूफी संत हुआ करते थे ना, उनकी जो कब्र पे जाके लोग मतलब मत्था टेका करते थे या कुछ करा करते थे, उससे इन्होंने बैन कर दिया महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट देख लो अब यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम, थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। टैक्सेशन सिस्टम देखोगे तो खर्च 1/10 है प्रोड्यूस का, जाकत 2% होता है, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, खम्स 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, एंड लास्ट इज इन्होंने क्या लगाया है? जजिया ऑन ब्राह्मण्स। तो फिरोज शाह तुगलक वाज द एम्परर और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जिसने ब्राह्मण्स के ऊपर भी क्या लगा दिया था? जजिया लगा दिया था, ठीक है। इनके टाइम पे आर्किटेक्चर कौन कौन सा ग्रो हुआ? सो ही फाउंडेड फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, जौनपुर इन द मेमोरी ऑफ जॉन खान। जॉना खान कौन था बताओ? मोहम्मद बिन तुगलक। एंड फिरोजाबाद, ठीक है, खुद के नाम के ऊपर फिरोजाबाद। ट्रांसपोर्टेड अशोक पिलर फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली, ठीक है। नोटेबल फिगर क्या थे इनके यहाँ पे? खाने जहान मकबूल, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1388 में हो गई थी। तो आफ्टर फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे आए हैं, बस उनके नाम लिख लो, फटाफट लिख लो, बहुत सारे थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है गयासुद्दीन तुगलक टू, ठीक है। अगला है अबू बकर शाह, गयासुद्दीन तुगलक टू, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। लास्ट लिखो मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ही वॉज द लास्ट रूलर, जो मैंने आपको बताया ना मोहम्मद शाह तुगलक, ये लास्ट रूलर था। ये कैसे था? तो एक इन्वेजन हुआ था जिसे बोला जाता है तिमूर इन्वेजन, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तिमूर इन्वेजन हुआ था 1398 से 99 के बीच में। तो कौन था? एक तिमूर हुआ करता था, एक टर्किश वॉरलोड था, वो इंडिया की तरफ आया था, उसने दिल्ली पे हमला किया, दिल्ली को लूटा, क्योंकि तब तक लेटर तुगल्स चल रहे थे तो वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, इतने स्ट्रांग थे नहीं, तो लूटा, दिल्ली को लूटा, और जाते जाते अपना एक चेला जिसका नाम क्या है? खिरिज खान, ठीक है, या खिज्र खान, सॉरी खिज्र खान, उसको यहाँ पे बिठा गया।
और खिज्र खान और जो आपको मैंने बताया ना आखिरी मोहम्मद शाह तुगलक, इनके बीच में लड़ाई हुई और तुगलक डायनेस्टी का अंत हो गया। तो खिज्र खान फिर यहाँ पर बैठ गया और खिज्र खान के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी बनी भाई? सैयद डायनेस्टी बनी। तो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, सैयद में क्या क्या है। इसके बारे में तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डलवाया भी नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके, ये देखो लिख लिए ना आपने सारे नाम, इसमें देख लो कोई छूटा तो नहीं। मोहम्मद शाह तुगलक की अभी लड़ाई होगी किसके साथ? खिज्र खान के साथ। और खिज्र खान को छोड़ के कौन गया यहाँ पे? तैमूर छोड़ के गया। तैमूर कहाँ का था? टर्किश था, वो टर्की का था, तुर्कई, आज के डेट में तुर्कई। ये रहा देखो, तिमूर दलाम, ये करा था इन्होंने खिज्र खान। देख लो की फैक्ट्स देख लो। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर 92 ईयर, लॉन्गेस्ट अमंग दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज। नोटेबल रूलर आपने देख ही लिए यहाँ पे। बहुत सारे एम्बिशन हुए मोहम्मद बिन तुगलक के, पर वो फेल हो गए, ठीक है। तो ये दिस इज योर सैयद डायनेस्टी। इसमें तो बस इतना ही पढ़ना है। फाउंडर खिज्र खान, ठीक है। नॉमिनी ऑफ तिमूर, कैप्चर दिल्ली, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान, सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। अगला कौन आया? मुबारक शाह। खिज्र खान को इसने सक्सीड किया, किल्ड बाय हिज ओन लोबन लीडिंग टू फर्दर डिक्लाइन इन सेंट्रल अथॉरिटी। मोहम्मद शाह की बात करोगे, मोहम्मद शाह दिख रहा है वन ऑफ द वीकेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और इनकी जब तक इनका कार्यकाल चला है तब तक तो सेंट्रल अथॉरिटी लगभग लगभग कोलैप्स कर ही गई थी। लास्ट रूलर आपका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? आलम शाह। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर थे, ठीक है। वीक था, इनफेक्टिव रूलर था, और इनकी वजह से तो डिक्लाइन और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया। साथ साथ आप देखोगे पैरेलली किसका राइज हो रहा है? राइज ऑफ बहलूल लोदी, ठीक है। बहलूल लोदी क्या थे? मतलब कौन से एरिया से बिलोंग करते थे बहलूल लोदी? यस, ही बिलोंग्स टू अफगान। ये पावरफुल अफगान नोबल थे। 1451 में जो बहलूल लोदी थी, ठीक है, उन्होंने दिल्ली को सीज किया एंड सैयद डायनेस्टी को खत्म कर दिया, और कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। की फैक्ट देख लो, इसमें कुछ भी नहीं, मैंने बोला ना सैयद ज्यादा नहीं पढ़ना। सैयद वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, असली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर दिस लोधी डायनेस्टी। आज मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए, होपफुली, भगवान करे हो गया तो। चलो, बहलूल लोधी फाउंडर माने जाते हैं किसके? लोधी डायनेस्टी के। पहले अफगान रूलर थे किसके? दिल्ली सल्तनत के, ध्यान रखना। ओनली अफगान रूलर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। इन्होंने जो सिग्निफिकेंस था या जो डोमिनेंस था, तो किन का था पहले कोर्ट में? दिल्ली सल्तनत में डोमिनेंस हुआ करता था टर्की के जो लोग हुआ करते थे, टर्की से जो नोबल आए थे, जैसे तुगलक हो गए, ये सब कहाँ से आए थे? टर्किश थे ये लोग। लेकिन अब टर्किश को छोड़ के किन का नोबल, मतलब किन का प्रोमिनेंस हो जाएगा यहाँ पे? अफगानियों का प्रोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। इस्टेब्लिश इनका जो सिस्टम था वो थोड़ा ट्राइबल काइंड था और मोर डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। इन्होंने कैसी पॉलिसी अपनाई? ही अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ कंसीलिएशन, बातचीत करने की पॉलिसी ज्यादा अपनाते थे रादर देन कन्फ्रंटेशन। तो दे प्रेफर कंसीलिएशन ओवर कन्फ्रंटेशन। ये टैगलाइन याद रखना, आप इस टैगलाइन को ना बहुत जगह यूज कर सकते हैं अपने मेंस में, कंसीलिएशन ओवर कन्फ्रंटेशन, ठीक है। इसी को हिंदी में बदल लेना ऐसे ही, क्लियर। चलो, फिर यहाँ पर इन्होंने भी इक्ता बांटा, ठीक है। जैसे कि इक्ता सिस्टम शुरू हो ही गया था, तो पहले इक्ता किन को मिल रखा था? टर्किश नोबल्स को मिल रखा था। अब ये अफगान आए तो ये अपने लोगों को इक्ता बांटेंगे, तो इन्होंने बहुत से अफगानी लोगों को इक्ता बांटा, ठीक है। तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन है नेक्स्ट सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वॉज द मोस्ट केपेबल रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। क्यों? इन्होंने देखो दिल्ली को कैप्चर किया, सॉरी बिहार को कैप्चर किया और वेस्ट बंगाल को कैप्चर किया। ही वॉज द वन हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा किसने बसाई? सिकंदर लोदी ने बसाई, याद रखना, ठीक है। यूजुअली लोग किनको श्रेय देते हैं? मुगलों को श्रेय देते हैं, बट फाउंड करने वाले कौन थे? आगरा बसाने वाले कौन थे? एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है। फिर इनके टाइम पे एक पोएट हुआ करते थे, जिनका नाम था, जिनका पेन नेम था गुलरुखी,
नहीं नहीं, सिकंदर लोदी का ही यह नाम था, सिकंदर लोदी का पेन नेम था गुरलुखी, मतलब ये कविताएं भी लिखते थे, पर्शियन कविता। क्लियर? पेन नेम पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन नेम? पेन नेम, यस। देखो, एक होता है असली नाम, एक होता है जो लिखते हुए यूज करते हैं। जैसे जफर, बहादुर शाह जफर, जफर उनका असली नाम नहीं, बहादुर शाह उनका असली नाम था। शाह आलम था उनका, चलो होगा, कोई बात नहीं। नहीं, शाह आलम क्या पता इनका भी नाम रहा हो, इन्होंने नाम लिया ना हो। एक ही नाम, मतलब इनमें तो प्रथा थी ना नाम बार बार रिपीट करने की। ठीक है, तो क्या पता रहा भी हो, मतलब मेरे को नहीं पता शाह आलम था कि नहीं था, वो तो देख के पता लग जाएगा। तो उनका बहादुर शाह जैसे नाम था। जब वो कविताएं लिखा करते थे या शायरी लिखा करते थे तो वो जफर यूज करते थे। तो दैट इज पेन नेम। जो भी शायर होगा, जिसने भी कभी ना कभी कुछ लिखा होगा, उसका पेन नेम तो होगा होगा। आप में से कोई है लिखने वाला, जिसको लिखने का शौक होता है? नया नया रहे, जो लिखता हो सच में, कविताएं हो गया, शायरी होगी, कहानियां हो गई, किस्से हो गए, किताबें हो गया। यही तो दिक्कत है, पढ़ने के चक्कर में जिंदगी थोड़ी ना जीना छोड़ दोगे यार। अच्छा एक बात बताओ, नहीं मतलब ऐसे है कि चलो अनफॉर्चुनेट लेते हैं, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तुमने अपने जिंदगी के 4-5 साल लगा दिए, चलो 6 साल लगा दिए, यूपीएससी नहीं बोल रहा, बाकी एग्जाम, आपको क्या लगता है बाकी एग्जाम बैठने से निकल जाते हैं? ये बताओ, पीसीएस भी कौन सा आसान होता है? ऐसा थोड़ा ना बैठने से निकल ही जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, पर्सनैलिटी होनी चाहिए ऑल राउंड, ऑल ओवर पर्सनैलिटी बनाओ, जो इसमें बहुत से शेड्स हो। 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा है? आई शुडंट बी द वन रिकमेंडिंग यू दिस मूवी, बट लेट इट बी। ठीक है, तो इनका पेन नेम हुआ करता था गुल रुखी। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसे लिखो गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। इट इज यूज फॉर लैंड मेजरमेंट। इट इज यूज फॉर लैंड मेजरमेंट। ठीक है। सेकेंड, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी इनके अंदर। ही इज वेरी वेरी ब्रूटल, वेरी रेडिकल। रिलीजियस इंटॉलरेंस। ही डिस्ट्रॉयड ज्वालामुखी टेम्पल। ही डिस्ट्रॉयड ज्वालामुखी टेम्पल, जो कि नागरकोट में था, एंड टेम्पल्स ऑफ मथुरा। मथुरा में जितने टेम्पल्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया इसने। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एंड करेंसी सिस्टम। शुक्र है आज के टाइम पे जिंदा नहीं है, तो मोदी जी कच्चा खा जाते थे। लास्ट रूलर है आपका इब्राहिम लोदी, एंड ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। सो इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके पास लगभग लगभग पूरी ही पावर आ गई थी, एंड इसकी जिंदगी में एक ही चीज जो बड़ी हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत, इन विच ही वॉज डिफीटेड बाय दी बाबर, हु वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत खान लोदी एंड राणा सांगा। ठीक है, तो बाबर को इनवाइट किसने किया था? दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा ने इनवाइट किया था, बट मेनली नेम दौलत खान लोधी का ही हम यहाँ पे यूज करते हैं कि दौलत खान लोधी वाज द वन हु इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत हुई तो उसमें इब्राहिम लोधी वाज किल्ड, एंड विद दिस डेथ दिल्ली सल्तनत एंडेड। ठीक है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ किसके रूल की? मुगल एम्पायर के रूल की बिगिनिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड पहले तो शुरू शुरू में बहुत सारी दिक्कतें हुई, है ना। लाइक जब मुगल्स आए, मुगल्स वर द एनिमी ऑफ अफगान। ध्यान रखना, मुगल में और अफगानों में बहुत लड़ाई हुआ करती थी।
है? नहीं, मंगोलियन नहीं था बेटा, वो सेंट्रल एशिया से आया था, उज्बेकिस्तान। ही बिलोंग्स टू अ नेम फरगना। ठीक है, कहाँ से था वो? फरगना से। उज्बेकिस्तान ही था ना कि कजाकिस्तान था? एक बार देखना फरगना कहाँ हुआ करता था। मेरे को तो जहाँ तक लगता है उज्बेकिस्तान ही होगा, जितना मेरी मेमोरी बोलती है। किसी को बाबर का पूरा नाम पता है? अच्छा, इसके बाद क्या करूँ? बीच के जो 2 चैप्टर है वो पढ़ाऊँ आपको, विजयनगर और सूफी, या सीधा मुगल पढ़ाऊँ? क्रोनोलॉजी बनी रहेगी, बताओ। या फिर यहाँ से कहानी टूट जाएगी। अभी तो कहानी एक सिरे से बंदी चल रही है, आपके लोधी तक आ गए। मुगल ज्यादा आसान होगा अब यहाँ से पढ़ना। बताओ क्या करना है? विजयनगर एम्पायर है, भक्ति और सूफी मूवमेंट है, दोनों है। ठीक है, तो वही, अब वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको क्या बेटर रहेगा? क्योंकि अगर मैं स्किप करूंगा तो हफ्ता भर तो निकलेगा उसमें। कौन? मतलब किसको पढ़ाना है, मुगल वालों को? नहीं नहीं, आते तो दोनों ही है, आएंगे तो दोनों ही बेटा, बस मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना होना कि मैं अभी यहाँ पर छोड़ू, इब्राहिम लोदी पे छोड़ू, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बाद अब 4-5 दिन बाद फिर हम दोबारा से मुगल पे, आप फिर मुझे दोबारा से कहानी सुनानी पड़े आपको शुरू से। पक्का ऐसे ही करें? बता दो, अगर मुगल करना है तो वी कैन ऑल्सो डू मुगल्स एट द सेम टाइम। चलो ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। सो लोधी के बारे में तो इतना ही था भाई, ठीक है। तो अब आपको कहानी यही याद रखनी है कि जो आपका लोधी थे उनको हटाया गया, एंड कौन आ गए थे आपका? मुगल आ गए थे। और कहाँ से आए थे? बाबर आए थे फ्रॉम उज्बेकिस्तान, जो कि उनकी होम कंट्री थी। और मेनली जगह का नाम था